दोस्तों आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है। आज है ज्योग्राफी का पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम देखेंगे क्लाइमेट यानी जलवायु से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं 2011 से 2023 तक, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लासेस लेने में थोड़ी सी देरी हो गई बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, लेकिन अब क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है सभी सब्जेक्ट का पी वाई क्यू एनालिसिस मिलेगा और पैरेलल जो भी क्लासेस चल रही थी वो सारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो अगर आप कहीं गए हैं तो फिर से जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसमें पी वाई क्यू के साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो आगे पढ़ने से पहले हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक बता दें। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट जो है यहाँ से स्टडी ऑन आईएएस नाम से टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं या फिर स्कैन कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ और जो भी क्लासेस के इन्फॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो स्टडी ऑन यूपीएससी या स्टडी ऑन आईएएस को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आया है सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे क्लासेस की संख्या बढ़ती जाएगी। इसके अलावा ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडी ऑन यूपीएससी, इसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। इस पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी और शॉर्ट्स भी मिलेंगे। बहरहाल चलिए, आज हम क्लाइमेट यानी जलवायु संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक अंतर समझ लेते हैं जलवायु और मानसून के बारे में। तो ये अंतर जो हम बता रहे हैं, ये अंतर हमने लिया है एनसीईआरटी की बुक से, 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उससे हमने लिया है। हालांकि अंतर कोई अंतर नहीं है कि हम चाहे एनसीईआरटी से बताएं या फिर किसी और बुक से बताएं या खुद से बताएं, जो क्लाइमेट और मानसून में अंतर रहता है वो तो अंतर रहेगा ही। बात करें मानसून या मौसम की, तो वायुमंडल की एक शॉर्ट टर्म में घटित होने वाली घटना है, यानी क्षणिक अवस्था है। जबकि वहीं जलवायु, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में घटित होने वाली घटना है, यानी मौसमी घटनाओं का एक एवरेज निकाला जाता है। उन घटनाओं को, उन एवरेज को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है। और मौसम में क्या होता है, जल्दी जल्दी बदलता रहता है, जैसे एक दिन एक सप्ताह में। लेकिन जलवायु जो होता है, ये बदलाव जो होता है 50 साल या इससे अधिक वर्षों में होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं या नया क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको जानना ज़रूरी है। बात करें 2012 में 11 में क्लाइमेट से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। तो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया क्लाइमेट से, ये मानसून से संबंधित क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, यानी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत की ओर जब मानसून बढ़ता है तो उसकी मानसून की अवधि क्या होती है, घटती है। ऑप्शन 2 दिया है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यानी मात्रा, वर्षा की मात्रा में कमी आती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले कुछ आपको फैक्चुअल जानकारी या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जैसे विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है। और 3 सेल होते हैं मॉडल, उनको आपको जानना है। और हवाओं का जो अपवहन होता है, ठीक है, यानी हवाएं जब ऊपर उठती हैं और नीचे बैठती हैं तो उनको क्या कहते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा विंड बेल्ट्स को भी आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा इन विंड बेल्ट में आप देख रहे हो कुछ रेड कलर के बेल्ट हैं, कुछ जो हैं आप देख रहे होंगे ब्लू कलर के बेल्ट हैं। तो इनको एक नाम, एक टर्म दिया जाता है, यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ को। और इसके अलावा अगर कहा जाए इन 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ को हम थर्मली प्रोड्यूस्ड जो है बेल्ट कहते हैं। थर्मली प्रोड्यूस्ड बेल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है जैसे 0 डिग्री की बात करें तो इस पर जो है डायरेक्ट जो है सनलाइट जो है पड़ती रहती है।
ठीक है। तो इसके द्वारा इसका जो है तापमान बढ़ता है, तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर का विकास होता है। ठीक है। और इसके अलावा जब अगर टेम्परेट लो प्रेशर की बात करें तो टेम्परेट लो प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि ये टेम्परेट लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की हवाएं सब ट्रॉपिकल से जाकर और यहाँ से पोलर से हवाएं आकर जो है यहाँ पर बैठती, तो इसे डायनेमिक जो है बेल्ट कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पोलर वाला, इसे जो है इसे भी थर्मली प्रोड्यूस्ड जो है बेल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लो होता है, इस क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान में बहुत ज़्यादा कमी होती है, इस कारण जो है यहाँ पर हाई प्रेशर का विकास होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो बेल्ट हैं जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मली प्रोड्यूस बेल्ट कहते हैं, और दो बेल्ट हैं जिन्हें हम जो है डायनेमिक प्रोड्यूस बेल्ट कहते हैं। तो थर्मली प्रोड्यूस्ड बेल्ट में कौन आएगा, इक्वेटोरियल आएगा और आएगा पोलर आएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी दो बेल्ट हैं सब ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट की बात करें तो ये जो है क्या है, डायनेमिक बेल्ट है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ITCZ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आप मानसून पढ़ रहे हैं तो ITCZ का शिफ्टिंग होता है सन के अकॉर्डिंग जो है नॉर्थ हेमस्फीयर और साउथ हेमस्फीयर पे, उसी के अकॉर्डिंग जो है मानसून में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। मानसून का लौटना, मानसून का आना, ये सब सन पे डिपेंडेंस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अर्थ के रोटेशन के और इसके इफेक्ट के बारे में जो है, और विंड डायरेक्शन के बारे में भी क्लियर होना चाहिए, कोरियालिस बल के बारे में या कोरियालिस इफेक्ट के बारे में भी क्लियर होना चाहिए कि क्यों जो है विंड का डिफ्लेक्शन होता है। अगर कोरियालिस बल ना होता है तो विंड जो है सीधे जो है पोल से जो है इक्वेटर की तरफ आती। ठीक है। और कोरियालिस बल के ही कारण क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है राइट की तरफ जो है ये क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है विंड, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जो है विंड जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब ये सब बातें बताने का संबंध आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें क्या कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये बातें आपको इस क्वेश्चन को समझने में आपको जो है हेल्प करेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून की। इसे क्या कहते हैं, मानसून को लौटना भी कहते हैं। और साउथ वेस्ट मानसून, ये भारत में जब मानसून साउथ की तरफ से साउथ पश्चिम तरफ प्रवेश करता है, इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और साउथ वेस्ट मानसून में देखेंगे तो यहाँ पर ओशियन में हाई प्रेशर होगा, और जबकि लैंड पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और जस्ट रिवर्स होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून में जो है लैंड पर हाई प्रेशर होगा और ओशियन में जो है आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट मानसून की कंडीशन देखेंगे तो ये समय होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। और यहाँ से लेकर मार्च तक। तो इस टाइम क्या होता है, इस टाइम जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है ठंडी रहती है। ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर ठंडी रहती है, और आप देखेंगे कि जो सन की होती शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है। सन की शिफ्टिंग जो है दिसंबर से जनवरी में आप देखेंगे ITCZ जो है ये शिफ्ट हो चुका होता है मकर रेखा की तरफ। तो इस टाइम क्या होता है, यहाँ पर जो है कोल्ड ठंड की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, जबकि जो जल होता है वहाँ पर जो है इसकी अपेक्षा गर्म होता है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है लेटेंट हीट यानी ज़्यादा होती है जल की। ठीक है। हवाएं जो होती हैं स्थल से जो है किधर की तरफ चलती हैं, सागर की तरफ चलती हैं। और जस्ट रिवर्स होता है साउथ वेस्ट मानसून में जो है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो है जो ITCZ होता है उसका शिफ्टिंग जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ होता है, और जो सन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ आ जाता है। उस टाइम जो है ओशन जो होता है लो प्रेशर की जगह जो है हाई प्रेशर का विकास होता है, और जो लैंड होता है वहाँ पर लो प्रेशर का विकास होता है। तो हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है।
अब जो हम बता रहे थे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पर देखिए ये जो टाइम जो देख रहे हैं ये है जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है, और यहाँ पर देखेंगे सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, 2 से 4 जनवरी या 5 जनवरी को पेरीहीलियन कहते हैं, और एपीहीलियन जो कहते हैं जुलाई के समय 3 से 7 जुलाई के बीच होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, हम मानसून की बात करते हैं। तो मानसून में देखिए सबसे पहली बात कर रहा है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आप देखेंगे जब साउथ वेस्ट मानसून जो है भारत में प्रवेश करता है तो 2 शाखा के रूप में प्रवेश करता है। एक शाखा होती है अरब सागर की, ठीक है, और एक शाखा होती है बे ऑफ बंगाल की। अब अरब सागर की शाखा जब वेस्टर्न घाट में जो है घुसती है, तो आप देखेंगे वेस्टर्न घाट देखेंगे, वेस्टर्न घाट में बहुत सारे आपको पीक्स मिलेंगे। ठीक है, पर्वत चोटियाँ मिलेंगी, जैसे कलसूबाई हो गई, महाबलेश्वर हो गया, डोडा बेट्टा हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, अनाईमुड़ी हो गया। इसके बीच में आपको कई सारे जो है दर्रे भी मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं दर्रों से जो मानसूनी हवाएं अब आर्द्रता ग्रहण करके जो है यहाँ मैदानी इलाकों में वर्षा कर सकती हैं, वो करती हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा वृक्ष छाया प्रदेश में आता है, तो हवाएं पूरी जो है वेस्टर्न घाट में ना घुसकर जो है पैरेलल निकल जाती हैं, यहाँ से वर्षा करती हैं। ठीक है, और इधर बे ऑफ बंगाल की शाखा चली जाती है मासिनराम मेघालय हिल्स पर, यहाँ टकराकर जो है वर्षा करती है। तो पूर्व से जो है पश्चिम की तरफ जा जाते हैं, उसकी आर्द्रता में कमी आती है। यहाँ पर अरावली रेंज है, तो आर्द्रता में कमी आती है, तो वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाती है। ठीक है, इधर आता छोटा नागपुर पठार में, यहाँ पर टकराकर वर्षा होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और एक बात बता दें, कलसूबाई जो है, जो कलसूबाई मैंने बताया वो जो है गोदावरी नदी का ओरिजिन वहाँ से होता है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है साउथ इंडिया की बात करें तो जो ये कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में जो है और क्षेत्रों की अपेक्षा वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ओशन है, ओशन से नमी ज़्यादा मिलती रहती है, और जैसे जैसे मानसूनी पवनें जो हैं साउथ वेस्ट मानसून अंदर की तरफ जाता है, वैसे नमी की कमी होती, आर्द्रता की कमी होती जाती है, और वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाती है। इस प्रकार देखेंगे इसमें 1 और 2 सही है। आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना जरूरी है। जरूरी नहीं अगली बार जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ हट के भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं बताई, क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हम बता चुके हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी में देखिए 11th एनसीईआरटी में इसमें लिखा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांश में क्या क्या होते हैं, इसको भी आपको देखना है। हिमालय पर्वत कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, जल और स्थल कैसे प्रभावित करता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा ITCZ के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, NCERT से ही दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है वीडियो पॉज करके। यानी कहने का मतलब आपको कहीं से कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम एक क्वेश्चन के पीछे इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी घटनाएँ हैं, चाहे लैंड ब्रिज हो, सी ब्रिज हो, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएँ। क्यों जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है वेस्टर्न घाट से जो है सीधे निकल जाती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से सीधे निकल जाती है, अंदर की तरफ नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये कंटिन्यूअस जो है स्कार्प लैंड है। ठीक है, और बहुत सारी पीक्स पाई जाती हैं, तो वो जो होती हैं साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से टकरा कर जो है इस तरफ वर्षा कर देती है, इस तरफ जो है वृक्ष छाया प्रदेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते जो हवाएं उतरती हैं किसी पहाड़ से या हिल से, तो यहाँ पर जो है आर्द्रता की कमी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एल नीनो और भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके परिणाम क्या होते हैं, ये ज़रूर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आइसो लाइन, आइसोबार, आइसोथर्म,
ये चीज़ें क्या होती है इसको भी आपको ध्यान रखना। आइसोलाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो इक्वली रेनफॉल को जोड़ती है। इसके ऑल्सो बार क्या, ये भी एक इमेजिनरी लाइन होता है जो रीजन को जो है इक्वली प्रेशर यानी कोई समान प्रेशर की रेखाएं हैं उसको जोड़ता है। आइसोथर्म क्या, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो टेम्परेचर को इक्वली टेम्परेचर की लाइन को जोड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जलवायु से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, रीजन का नाम दिया था, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना था। अगर आपने प्लेस का नाम गेस कर लिया होगा तो आप ये क्वेश्चन सही कर ले होंगे। किन्नौर सुपारी, मेवात आम, कोरोमंडल सोयाबीन, सही युग्म सुमेलित करिए। तो आपको बताना है कौन सा युग्म जो है इसमें सुमेलित है। जहाँ तक किन्नौर की बात है, अगर आपने किन्नौर आपने देखा होगा तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो है ट्रॉपिकल रीजन का जो एरिया, वहाँ पर ये फसल है, कह सकते हैं कैश क्रॉप है, वहाँ पर होता नहीं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जो है सेब के लिए फेमस है। जबकि सुपारी की बात करें तो कर्नाटका और केरल, असम, यहाँ पर होता है। जबकि मेवात रीजन कहाँ है, मेवात रीजन हरियाणा है। ये बेसिकली क्या है, कृषि प्रधान एरिया है। और कोरोमंडल क्या है, कोरोमंडल तमिलनाडु के कोस्टल वाला रीजन है। यहाँ पर जो है चावल, दाल, गन्ना, मूंगफली जैसे रीजन आपको देखने को मिलेंगे। जबकि सोयाबीन देखेंगे, सोयाबीन का जो है 89% उत्पादक कौन है, 89% उत्पादक जो है महाराष्ट्र और एमपी यानी मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी कोई भी सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जलवायु प्रदेश यानी जलवायु क्षेत्र और प्राकृतिक वनस्पति के एक दूसरे से अंतर संबंधित हमेशा रहते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछा गया। यानी जलवायु ही उस किसी जगह की या किसी क्षेत्र की वनस्पति उसकी जैव विविधता को निर्धारित करती है, उसमें और अन्य कारक होते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में किस एक जलवायु मतलब उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण, आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। यानी इन चारों ऑप्शन में से कंचनजंगा, नंदा देवी, नेवरा, नामदफा, इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको उष्णकटिबंधीय विशेषता, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, आर्कटिक, ये सारी विशेषता आपको दिखाई देती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी लोकेशन आपको अगर ध्यान हो तो आप ये क्वेश्चन फटाक से सही कर लेंगे। हालांकि ये जुड़ा कहाँ से है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना जरूरी है, लेकिन आप बिना कॉन्सेप्ट के भी अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंचनजंगा ये सिक्किम में है, बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, ठीक है। सिक्किम भारत और नेपाल की सीमा पर है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, यूके यानी उत्तराखंड में है। नेवरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। और नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप कंचनजंगा सोच रहे होंगे इसका आंसर है, तो कंचनजंगा में आपको ट्रॉपिकल रीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। नंदा देवी यहाँ पर भी आपको ट्रॉपिकल उपोष्ण नहीं मिलेगा, ठीक है। नेवरा वैली में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको शीतोष्ण जो है और आर्कटिक नहीं मिलेगा, ये एलिमिनेट कर दीजिए। तो बचा कौन, नामदफा। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक जो है नेशनल पार्क मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे और आपको समय के साथ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसके लिए हम लोग थोड़ा सा भारत की लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो पूरा अगर सर्किल को हम लोग पढ़ते हैं, इक्वेटर जोन यानी उष्णकटिबंधीय जोन पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन पढ़ते हैं। भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत की स्थिति आप देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है अगर नॉर्थ विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री जो है 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। भारत एक ऐसा विविधता वाला क्षेत्र है जहाँ पर आपको टेम्परेट जोन भी मिलेगा और जो है हिमालय की वजह से आपको फ्रीज जोन भी मिल जाएगा और ऐसा क्षेत्र भी मिलेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी मिलेगा, सदाबहार भी क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। बहरहाल अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति जो होती है उसका जो है तापमान उसकी विविधता को निर्धारित करता है। यानी अगर तापमान कम होगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होगी
और वृक्षों की जो लकड़ियाँ होगी वो कठोर से मुलायम की तरफ आपको मिलती जाएंगी। यानी ट्रॉपिकल की ज़्यादा कठोर होगी, सब ट्रॉपिकल के उससे कम कठोर होगी, शंकुधारी की उससे कम कठोर होगी, और सबसे कम कठोर मुलायम जो होती है टुंड्रा की होती है। अगर वहीं दोस्तों जलवायु की बात करें, तो जलवायु में जल की उपलब्धता जो है, यानी जल की उपलब्धता यानी वर्षा की मात्रा अगर कम होगी तो सघनता में कमी आएगी, सघनता कम होगी, और जैव जैव भार भी कम होता चला जाएगा, और जैव विविधता भी कम होगी। ये कुछ इंटर रिलेशन है जो आपको जलवायु और तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बहरहाल अगर बात कर रहे हैं हम भारत की, ठीक है, भारत की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु के संबंध को देखेंगे, या फिर वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण देखेंगे, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन देखेंगे, तो सी लेवल से 900 मीटर तक, 900 मीटर तक आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको सदाबहार मिलेगा, इसके बाद अर्ध सदाबहार मिलेगा, इसके बाद पर्णपाती मिलेगा, इसके बाद जो है कटीले वन मिलेंगे, सवाना मिलेगा, मरुस्थली मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आप यहाँ का औसत वार्षिक तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, और यहाँ तापमान की अपेक्षा जो अपना वर्चस्व जमाए हुए है, यानी जो इन वनस्पतियों के विकास को प्रभावित कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वर्षा की मात्रा, ना कि तापमान। वहीं अगर 900 मीटर से ऊपर की बात करें, ठीक है, जैसे उपोष्ण, समशीतोष्ण हुआ, शंकुधारी, टुंड्रा, हिमाच्छादित हुआ, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा अपना वर्चस्व नहीं जमाए। इन वनस्पतियों के विकास में तापमान अधिक जो है प्रभाव रखता है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, और वनस्पति जो होती है कठोर से मुलायम तक जाती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें वनस्पतियों के विकास की, भारत में प्राकृतिक वनस्पति ऊर्ध्वाधर वितरण की जहाँ तक बात कर रहे थे, तो प्रायद्वीपीय भारत और इसके अलावा हिमालयन क्षेत्र, हिमालय की वनस्पतियों को देखेंगे। अगर दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 900 मीटर तक। ठीक है। इसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन 1800 मीटर तक मिल जाएगा आपको प्रायद्वीपीय भारत में। इसके बाद समशीतोष्ण वन मिलेगा, यहाँ पर आपको टुंड्रा और आर्कटिक जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। और 900 मीटर में आपने सुना होगा 16 वन और फ्रॉस्ट आते हैं, जबकि वहीं आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में महोगनी, शाल, टीक ये सब आते हैं। ठीक है। और समशीतोष्ण वन में कौन सा आते हैं, ओक हो गया, इल्म हो गया, पोलर हो गया, ये सब जो है वनस्पतियाँ आती हैं। जबकि दोस्तों वहीं हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों की वर्टिकल डिवीजन की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में एक विशेषता है, जो पूर्वी हिमालय है वो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जो है औसत अगर ऊंचाई देखेंगे तो पूर्वी हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो पश्चिमी हिमालय के औसत ऊंचाई से कम है, और समुद्र तल से इसकी निकटता भी आपको देखने को मिलेगी पूर्वी हिमालय, यानी पूर्वी हिमालय का भाग जो सेवन सिस्टर वाला रीजन है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है। ठीक है। इसी कारण जो है तापमान यहाँ का अधिक होता है और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको यहीं से आंसर मिलेगा। ठीक है। अब पूर्वी हिमालय में आप देखेंगे तो आपको 900 मीटर तक आपको उष्णकटिबंधीय वन भी मिल जाएगा। इसके बाद 1800 मीटर तक तो आर्द्र पर्णपाती वन मिलेगा। 2700 मीटर पर आपको जो है समशीतोष्ण वन मिल जाएगा। 3300 मीटर पर आपको शंकुधारी, उसके बाद टुंड्रा वन मिलेगा। जबकि वहीं पश्चिमी हिमालय की बात करें तो आपको जो है जो चीज़ें वहाँ पर 3300 मीटर से ऊपर 4000 मीटर तक जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरा हिमाच्छादित सतह मिलेगा। ठीक है। और टुंड्रा रीजन की बात करें तो 3300 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको टुंड्रा रीजन मिल जाएगा। कहने का मतलब है जो नामदफा है, नामदफा नेशनल पार्क, वो है अरुणाचल प्रदेश में, और इस क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पर उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक ये सारी विशेषता आपको ईस्टर्न जो है हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड रीजन और उसके वनस्पति
क्षेत्र की बात किया है, जिसको आपको देख लेना है। हमें इंडिया से मतलब था तो इंडिया हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 सिस्टर इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। नाम दफ़ा यहाँ पर है। तो यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय में आपको जो है उष्णकटिबंधीय से लेकर जो है आपको आर्कटिक जैसा जो भी पोलर वाला रीजन है वो विशेषता आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार नामदफा इसका सही आंसर है। तो नामदफा देखिए यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कंचनजंगा, यहाँ पर नंदा देवी मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों दो क्लाइमेट में जलवायु में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा है भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित इंडियन ओशन डायपोल यानी आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, आईओडी परिघटना यानी इंडियन ओशन डायपोल की घटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर के पृष्ठ यानी सतह के तापमान में अंतर से विशेषित होता है। ऑप्शन 2, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें बताना कौन सा सही है, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों इंडियन ओशन डायपोल की बात है, वो दो ध्रुवों या क्षेत्रों के बीच की घटना है। तो इंडोनेशिया के पूर्वी हिंद महासागर के दक्षिण में एक पूर्वी ध्रुव और अरब सागर के पश्चिमी हिंद महासागर के एक पश्चिमी ध्रुव के बीच समुद्री सतह के तापमान में जो अंतर होता है यानी घटित होने वाली घटना है, ना कि पूर्वी प्रशांत महासागर में। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। तो एक जहां हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसमें जो होगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जहाँ तक ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल जिसका संबंध हम लोग लगाते हैं कभी कभी हम जो है ला नीना से करते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जिसे हम लोग एल नीनो से के साथ जो है इस घटनाओं को जोड़कर देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। तो इस कुल मिलाकर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर इंडियन ओशन डायपोल देखिए, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जैसा हमने बताया उसको एल नीनो के साथ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में देखेंगे हवाएं जो है यहाँ पर इंडोनेशिया से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है यानी अरब सागर की ओर चल रही हैं। और निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल में देखेंगे हवाएं जो है अरब सागर से जो है जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है पूर्वी पोल है उस तरफ चल रही हैं। इसको और डिटेल में जो है आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो है हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसमें जो है क्या गलत था, इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर कहा था जबकि ये बात गलत है। तो इस हिसाब से आप जो है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जैसा हमने बात किया था कि जलवायु और प्राकृतिक वनस्पत से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया और पूछने का तरीका भी थोड़ा चेंज हुआ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट अगर कहें थोड़ा चेंज करके यही फर्स्ट जो है ऑप्शन जो है 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्लाइमेट से। और इसमें ऑप्शन 2 दिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान जो मृत जैव पदार्थ हैं उनका जो है शीघ्र जो है जल्दी से अपघटन होता है। उपयुक्त कथन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अगर जहां तक बात करें जलवायु और प्राकृतिक वनस्पत के संबंध के बारे में, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसको सबसे पहले हम लोग जस्टिफाई करते हैं। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं ICAR द्वारा यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मेजर सॉइल में जो है जो मुख्य सॉइल है उसमें जो है 80% सॉइल में जो है जलोढ़क, काली, लाल लेटराइट मृदा को शामिल किया, जबकि माइनर सॉइल में जो है 20% मृदा को रखा है जिसमें पर्वतीय, मरुस्थलीय, पिट और सेलेनाइन एल्कनाइन सॉइल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन जिसे कहते हैं, यानी 0 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं यानी हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी कहते हैं या वर्षा वन वाला क्षेत्र भी कहते हैं। और वर्षा वन इसे जो है ब्राज़ील में सेल्वास भी कहते हैं।
तो यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो पाई जाती है लैटराइट सॉइल, ठीक है। और यहाँ पर वर्ष भर औसत जो मासिक तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और इसे जो एक टर्म कहते हैं उसे मेगाफाइट कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर महोगनी, एबुनी, रोजवुड, आयरन वुड जैसी जो है लकड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा ये है वर्षा वन क्षेत्र। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वनस्पतियों के विकास को क्या नियंत्रित करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 12 महीना जो है जो सूर्य का प्रकाश होता है डायरेक्ट पड़ता रहता है, यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है। तो यहाँ पर वनस्पति के विकास का नियंत्रक क्या होता है, सनलाइट होता है। तो जिन वनस्पतियों को जो है प्रकाश संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाते हुए ये ऊपर बढ़ जाती हैं, उनमें देखिए वो ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं, तो उनसे कम प्रकाश संश्लेषण में जो उनसे नीचे, यानी कुल मिलाकर इनमें वनस्पतियों का विकास जो है लेयर में होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होता है, दैनिक और वार्षिक ताप में अंतर ना के बराबर होता है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे जो है वर्षा ज़्यादा होती रहती है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और यहाँ का सॉइल जो है कम उपजाऊ होता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है झूम कृषि जो है का प्रचलन रहता है, ठीक है। और यहाँ पर दोपहर के बाद जो है चमक के साथ जो है वर्षा होती है यहाँ पर। इसके अलावा रबड़, कोकोआ, पाम ऑयल जैसे खेती भी की जाती है, और इसके अलावा पिग्मी, सरकई, बोरा और प्रमुख जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। बहरहाल अब इन फैक्चुअल जानकारी को समेटते हुए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अब जैसा हमने कहा है कि यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है लैटराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है, लैटराइट सॉइल। तो लैटराइट सॉइल जो है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और वर्षा जब 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का सॉइल दिख रहा है, इसे ही लैटराइट सॉइल या रेड सॉइल कहते हैं। थोड़ा सा भौतिक और रासायनिक अंतर होता है, लेकिन उसका ही एक स्वरूप मान लेते हैं। तो लैटराइजेशन द्वारा लैटराइट सॉइल का निर्माण होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें जब वर्षा अधिक होता है या अधिक इरिगेशन होता है तो निच्छालन की प्रक्रिया होती है। ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम और फेरस के ऑक्साइड ऊपर रह जाते हैं जो हैवी मटेरियल है, और इसके अलावा जो है आप देखेंगे सिलिका और क्षारीय तत्व के साथ ह्यूमस जो है नीचे की ओर जो है बैठ जाता है, ठीक है। यानी आप ऊपर देखेंगे तो क्योंकि इसमें जो है फेरस और एल्युमिनियम का ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, इसका कलर जो है रेड सॉइल होता है, और ये रेड सॉइल की अपेक्षा जो है पोषक तत्व की कमी होती है, यानी लैटराइट सॉइल का ही एक प्रकार जो है रेड सॉइल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इतनी सारी बातें ना समझ में आ रही हो तो आपको ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है या विषुवत-रेखीय वर्षा वन में उसमें जो है लैटराइट सॉइल पाई जाती है। लैटराइट सॉइल में निच्छालन के कारण जो है वहाँ पर पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि जो मेन पोषक तत्व होते हैं सिलिका और ह्यूमस, जिससे मृदा की उर्वरता होती है, क्षारीय तत्व होते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा, भारी वर्षा के द्वारा पानी के साथ ठीक है घुलकर, और जो हैवी मटेरियल रहते हैं यानी फेरस और एल्युमिनियम जो है वो सतह पर रह जाते हैं, जिससे उत्पादकता उनकी कम हो जाती है, पोषक तत्व सतह पर नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी कथन सही है। अब कारण क्या बताया जा रहा है उसको देखते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उच्च तापमान होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, इसके कारण मृदा में जो विद्यमान मृत जैव पदार्थ होते हैं उनका अपघटन जल्दी होता है। ये बात भी सही है, ठीक है। जहाँ तापमान जो है ज़्यादा होगा, आर्द्रता ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है जो जैव निम्नीकृत कीड़े हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनका विघटन जल्दी होगा। और वहीं अगर जहाँ पर कोल्ड रीजन है वहाँ पर आप देखेंगे तो पेड़ की जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो जल्दी सड़ती नहीं। अगर आपको साधारण लैंग्वेज में समझना हो तो आप कोल्ड रीजन में जाएंगे, वहाँ के पत्ते देखेंगे, वहाँ पे पत्ते या फिर जैव पदार्थ वहाँ पे कह सकते हैं गिरे रहेंगे, लेकिन वो जल्दी सड़ते नहीं, ठीक है। लेकिन आप वहीं ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो यहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी, इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि यहाँ पर जो कीड़े होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सड़ गल कर जल्दी ही जो जैव पदार्थ होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन 1 हो, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 2 हो जाए कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, इसमें ऑप्शन
इसमें जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, इसमें जो है ऑप्शन जो है डी सही है, क्योंकि जो है इसमें मृदा पोषक तत्वों से भरपूर है। अभी हमने बताया कि भरपूर नहीं होती है, पोषक तत्वों का अभाव होता है। तो और कथन एक गलत है, कथन दो सही, यानी ऑप्शन डी सही होगा। स्लिप ऑफ टंग हो गया, आई एम सॉरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है देखिए, ये वर्ड का जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच जो है कर्क रेखा के बीच में जो भी एरिया स्थित है उसको जो है क्या कहते हैं, उसको जो है वर्षा वन क्षेत्र या सदाबहार वन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको वार्षिक तापांतरण ना के बराबर दिखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी और जो कहते हैं उमस कहते हैं देहाती भाषा में, वो ज़्यादा रहती है, उमस या आर्द्रता ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल की तुलना में जल्दी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षा वन की मिट्टी जो होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है उसकी अपेक्षा जो है जल्दी से उत्पन्न नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें क्लाइमेट जलवायु में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन कितना क्लिष्ट कर दिया है, जैसे हम क्लिष्ट बोल रहे हैं हिंदी में, मतलब जटिल कर दिया है, जो आपको स्टेटमेंट समझने में ही जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी आती है उसको, जैसे देखिए विपर्यास, ऐसे ऐसे वर्ड देता है। अब इसमें कथन एक में देखा है, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास यानी अंतर शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन दो दिया है, कथन दो कर अगर पढ़ेंगे, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, यानी जो लैंड होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है जल की विशिष्ट ऊष्मा से विशिष्ट ऊष्मा से कम होती है, इस तरह पढ़ सकते हैं। या जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है भूमि की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, इस तरह पढ़ सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब अगर बात करें तो किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी पदार्थ द्वारा दी गई जो ऊष्मा की अवशोषित करने की क्षमता, तो उसके तापमान के परिवर्तन को निर्धारित करती है। ठीक है, यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी लैंड से लगभग 4 गुना तापमान अधिक ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी तापमान बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो, इसलिए पानी का तापमान जो तापमान परिवर्तन धीमी प्रक्रिया जो से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन एक जो है सही है और ऑप्शन दो भी सही है, यानी इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। बहरहाल अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। जैसे 1 किलो का गोल्ड का ब्रिक है और 1 किलो वाटर है। ठीक है, अब इनको इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जो है जो इनका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ा दे। अब स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा जो है इनको 1 किलो का गोल्ड गर्म करने के लिए जो है जितनी ऊष्मा चाहिए उससे 30 टाइम्स ज़्यादा जो है 1 किलो का वाटर को गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट मटेरियल स्टोर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। वाटर टेक्स अबाउट 30 टाइम लॉन्गर टू हीट दैन गोल्ड, मीनिंग इट स्टोर अबाउट 30 टाइम मोर कैलोरीज। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ से और स्पष्ट हो गई होंगी, विशिष्ट ऊष्मा कैसे डिफरेंस करती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन ए जो है सही है, यानी ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान का अंतर जो है शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जमीन जो होगी, भूमि जो होगी ज़्यादा गर्म होगी और वहीं समुद्री सतह वो होगा ठंडा होगा। ठीक है, लेकिन अगर शीत ऋतु की बात करेंगे तो शीत ऋतु में जो है जमीन ठंडी होगी और जो समुद्र का पानी होगा या जल का तापमान होगा उसकी अपेक्षा जो है हल्का गर्म होगा, यानी ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा उतना अंतर नहीं होगा।
शीत ऋतु में जितना ग्रीष्म ऋतु में अंतर होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि स्थल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और जल्दी क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं इसमें क्लाइमेट में ही से संबंधित है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ऑप्शन 2 दिया गया, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन 3, चीन की तुलना में भारत में कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक होती है। कितने कथन सही हैं? ठीक है। अगर दोस्तों बात करें विश्व जनसंख्या समीक्षा की, अगर वैसे भी चाहें आपको डाटा ना रहे तब भी आप कॉमन सेंस से इसको क्लियर कर सकते हैं कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ये बात सही है, क्योंकि चीन का अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो वहाँ पर पहाड़, ठीक है, और डेजर्ट, ठीक है, बहुत बड़ा रीजन है। वहाँ पर जो है कृषि योग्य भूमि जो है कम है। जबकि अगर भारत की बात करें तो अगर विश्व जनसंख्या समीक्षा के डाटा देख लें, अगर डाटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया के पास 156.1 जो है मिलियन हेक्टेयर जो है ज़मीन है, और जबकि चीन की बात करें तो 119 जो है मिलियन हेक्टेयर जो है ज़मीन है कृषि योग्य। अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सही हो सकता है कि चीन के पास जो है आप देखेंगे तिब्बत का पठार हो गया, बहुत सारे उनके पास हिली रीजन है, जो इनका जो है वेस्टर्न वाला पार्ट है। ईस्टर्न वाला पार्ट में जाएंगे तो बीच में थोड़ा सा उनको कृषि योग्य क्षेत्र भूमि मिलता है, और डेजर्ट रीजन ज़्यादा है उनके पास, जबकि भारत के पास जो है कृषि योग्य क्षेत्र भूमि ज़्यादा है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। ये बात भी सही है, क्योंकि जब लैंड ज़्यादा है सिंचित क्षेत्र भी ज़्यादा है, तो इसमें इंडिया के पास जो है अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखें 48% है। चीन के पास बात करें, चीन के पास जो है 40 से 41% है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी सही है। और जहाँ तक ऑप्शन 3 की बात है, चीन की तुलना में भारत की कृषि की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि चीन के पास लैंड जो है कृषि योग्य भूमि तो कम है, लेकिन उनके पास जो है औद्योगिक यानी कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी उनके पास उत्पादकता बढ़ाने की मशीन ज़्यादा है। ठीक है, कम एरिया में वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। या अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडिया जो है चावल जो है उत्पादन करता है 2.4 टन, और वहीं चीन जो उत्पादन करता है 6.7 टन जो है ये इसकी उत्पादकता है। गेहूं की उत्पादकता भारत की है 3 टन, और चीन की गेहूं की उत्पादकता है 5 टन। तो आप देखेंगे उसके पास जो है कृषि योग्य भूमि कम होते हुए भी कृषि का जो है उसने क्या किया है, कह सकते हैं उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियलाइजेशन करके जो है उसने बहुत सारी औद्योगिकृत मशीनें उपलब्ध करवा कर उसने जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, कम एरिया में ही जो उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। इसमें ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी, केवल 2 ऑप्शन इसमें सही, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको यहाँ से देख लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेचुरल वेजिटेशन से जितने भी 2011 से 2023 तक क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। और अगर आपको क्लासेस पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति के साथ, ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो फाइनल स्टेज होगा आर्ट एंड कल्चर का, जो है 22-23 में जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 2011 से 2023 तक हमने आर्ट एंड कल्चर का कवर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।